आज का हमारा वीडियो होगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पर, जो कि इनैक्ट हुआ था 1961 में। इसे प्रेसिडेंट का असेंट मिला था 20 मई 1961 और ये एक्ट एनफोर्स किया गया था 1 जुलाई 1961 से। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डाउरी क्या होता है और ये डाउरी सिस्टम एक कस्टम से एक सोशल लेवल कैसी बनी और क्या लीगल प्रोविजंस है कि जिससे हम ये डाउरी प्रैक्टिस के खिलाफ लीगल बैटल लड़ सकते हैं। ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो एक सोशल रिफॉर्म एक्ट था। मतलब डाउरी जैसे जो सोशल इविल है, जो प्रैक्टिस है, उसको कर्ब करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने इसे इनैक्ट किया गया था, ताकि जो भी औरतें इस डाउरी प्रैक्टिस की जो विक्टिम बनी है तो उनकी डिग्निटी और उनकी लाइफ को बचाया जा सके। लीगल प्रोविजन में घुसने से पहले हम देखेंगे कि डाउरी क्या है। तो डाउरी का जो डेफिनेशन दिया है वो आगे हम देखेंगे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 2 में दिया है। ये जो डाउरी होती है इससे हम लोग जब हम लोग डाउरी वर्ड ये सुनते हैं तब हमारे दिमाग में सामने ही आता है डाउरी मतलब पैसे, जो कि शादी के टाइम दिए जाते हैं। और कौन देता है इसे? तो जो ब्राइड के घर वाले होते हैं वो ग्रूम के घर वालों को या फिर उस ग्रूम को ही देते हैं पैसे। जब वो लड़की शादी करके जा रही होती है तभी, या फिर शादी के पहले ही पूरा जो जितना डाउरी डिमांड किया हो इतने पैसे, या फिर कोई मटेरियल गुड्स होंगे, जैसे कि हमें कार चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन्स, या जो कोई भी जो ग्रूम के घर वाले डिमांड करते हो वो ब्राइड के घर वालों को देना पड़ता है। डाउरी मतलब पैसे भी होते हैं और मटेरियल गुड्स, ज्वेलरी या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसके नाम पर, कोई ज़मीन हो, कोई फ्लैट हो, वो सब इंक्लूड होता है डाउरी में। ये डाउरी शुरू कहाँ से हुई, ये जब हम लोग सोचते हैं तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो एंशियंट इंडिया में हमें मालूम है कि वुमन की लाइफस्टाइल, वुमन का स्टेटस अच्छा था, उन्हें समाज में इज्जत मिलती थी, रेस्पेक्ट, एक डिग्निफाइड लाइफ वो जी रही थी, उन्हें एजुकेशन भी मिलता था, और जो रिलीजियस सेरेमनीज़ हो, सोशल लाइफ में हो, उधर भी उनकी पोजीशन अच्छी थी। जब हम प्रिमिटिव सोसाइटी में रहते थे, जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और ये स्टोन एज में तो सब झुंड में रहते थे, एक ग्रुप में रहते थे और उनकी कलेक्टिव एक्टिविटीज़ होती थी। जब वो कोई एनिमल को पकड़ते थे, हंट करने के बाद उसे किल करते थे, तो सब एक साथ मिलकर ही करते थे। तब इंसान का कोई सेटल्ड लाइफस्टाइल, कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता था, शिफ्ट वो हमेशा रहता था। तो इसके वजह से उसे ओनरशिप और पोजीशन के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था। पर धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया और उसे समझ आने लगा, उसको डिफरेंस दिखने लगा कि ये मेरा है और ये उनका है, तो ये माइन एंड देयर्स वाला कॉन्सेप्ट अब वो समझ चुके थे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी चेंज होते गए, तब इंसान ने अब सोचा कि नहीं, अब हम जगह नहीं छोड़ के जाएंगे, अब हमें एक सेटल लाइफस्टाइल जीनी है, एक जगह पर रहना है, एक अपना कुछ ऑक्यूपेशन हम लोग ढूंढ लेंगे। तो तब वो लोग ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। वो खुद के ही ज़मीन पर बनाते थे खाना वगैरह, जो कोई भी फल सब्जी पेड़ पौधे अपने ज़मीन पे करते थे। और समय और आगे बढ़ता गया, बहुत सारे डेवलपमेंट होते गए, क्राफ्ट्स, ट्रेड वगैरह फ्लरिश हुआ। और जब थोड़ी और सेटल लाइफस्टाइल लोगों की होने लगी, इंसान का सिविलाइजेशन हुआ, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, तब सेटल एग्रीकल्चर के कारण उनके पास स्टेबल इकोनॉमी आ चुकी थी। और लड़कियों को तो अपनी प्रॉपर्टी में, अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में राइट ऑफ इनहेरिटेंस था ही। तो जब किसी लड़की की शादी होती थी तो उसके जो मम्मी पापा होते थे वो क्या करते थे कि उनका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी था, कि तब उनकी जो खेती करने की ज़मीन रहती थी वो तो उनके मरने के बाद वो तो अपने, अगर उनको समझो 2 बेटे रहे तो वो दोनों में आधे आधे ही कर देंगे, लेकिन फिर बेटी को क्या देंगे? क्योंकि बेटी को भी तो अपने उस प्रॉपर्टी में उसका अधिकार है। तो वो इसीलिए वॉलंटरीली अपने आप से खुद से ही उस बेटी को कुछ गिफ्ट दे देते थे।
कि मतलब या कुछ पैसे होंगे या कुछ और चीज़ें जो वो सोचते थे कि ये आगे जाके उनकी बेटी को फ्यूचर में मदद होगी, काफ़ी उसको यूज़फुल होगा, उसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। और उनका ये भी मान्यता थी कि मतलब अब ये मेरी बेटी मेरा घर छोड़ के किसी और के घर पे चली जाएगी, तो जो दूसरों का घर है जिधर वो जाएगी उधर भी तो एक मेंबर ऐड हो जाएगा, तो उन पर भी थोड़ा बर्डन हो जाएगा। तो फिर वो कुछ चीज़ें दे देते थे, मतलब एज अ गिफ्ट, एज अ लव अफेक्शन के तौर पे वो लोग देते थे। ये वॉलेंटरी था, यहाँ पर कोई कंपल्शन वगैरह कोई भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के दबाव में आकर नहीं करते थे। इसीलिए शादी के टाइम पर जो दुल्हन थी उस लड़की को उसके मॉम डैड से गिफ्ट मिलते थे। और जो एंशियंट इंडिया में मैरिज के जो 8 फॉर्म्स थे उनमें से जो असुर विवाह था उसमें मतलब ये गिफ्ट देखने को मिलते हैं। और बाकी जो विवाह थे वहाँ पर मतलब गाय वगैरह एज अ गिफ्ट देते थे। और तब जो औरतें रहती थी घर की लेडीज़, वो एक कस्टमरी प्रैक्टिस मतलब उनकी रहती थी कि मतलब उनकी मम्मी या उनकी सास ने उन्हें कुछ भी ज्वेलरीज दी गई हो, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन उनकी बेटी, और फिर वो बेटी जाके अपनी बेटी को वो जो ज्वेलरीज थी वो पास ऑन करती जाएगी जनरेशन टू जनरेशन। और फिर ये जो भी ज्वेलरीज वगैरह थी उसे स्त्रीधन कहते थे, कि जो जो स्त्रीधन होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को बिलोंग करेगा, उसके हस्बैंड या हस्बैंड की मम्मी या बहन, उसका इस ज्वेलरी पे कोई अधिकार नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस ब्राइड का, उस लड़की का ही होगा। इवन एट प्रेजेंटली हमारा जो हिंदू सक्सेशन लॉ है उसमें सेक्शन 14 ये राइट टू स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट है उसे प्रोटेक्ट करता है। ये जो गिफ्ट्स होते थे वो वॉलेंटरी होते थे, और फिर वो चाहे उसके जो दूल्हा था उसके पेरेंट्स को देंगे या फिर दूल्हे को खुद बुला के दिए जाते थे, और बोलते थे कि मतलब मेरी बेटी को खुश रखना, और फिर वो साथ में खुद से कुछ गिफ्ट देते थे, खाली हाथ नहीं भेजते। अभी तक हमने देखा कि मतलब सिर्फ जो मूवेबल गुड्स और जो सामान थे, पैसे, ज्वेलरीज थे, सिर्फ वही डाउरी में दिया जाता था। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा इवेंट भी था कि जहाँ आज का जो हमारा मुंबई है, जो पहले बॉम्बे कहा जाता था, वो बॉम्बे भी एज अ डाउरी दिया जा चुका है। ये बात 1661 की है, जब पोर्चुगल के जो राजा थे उन्होंने इंग्लैंड के राजा से प्रॉमिस किया कि मतलब आप हमें प्रोटेक्शन दो, और प्रोटेक्शन के बदले में आपको अपनी मतलब उनकी जो बेटी थी कैथरीन, और वो कैथरीन की शादी प्रिंस चार्ल्स टू से करना चाहते थे। और शादी के बदले में उन्हें डाउरी में उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम जो मुंबई जो बॉम्बे का आइलैंड, बॉम्बे की जगह है जो कि 7 आइलैंड से बनी है, वो आइलैंड हम तुम्हें दे देंगे, आप बदले में हमें जो दूसरे यूरोपियन पावर से जैसे कि डच, पॉलिश मतलब जो पोलैंड से वगैरह है, जो स्पेनिश है, जो दूसरे यूरोपियन कॉलोनीज है, बस उनसे हमें प्रोटेक्शन दो, आप हमको प्रोटेक्ट करो, बदले में हमारी बेटी से शादी करो, और ये आपको दहेज में इतना मिलेगा, मतलब ये जगह। एंशंट इंडिया में तो लड़कियों की अच्छी लाइफ थी, सोसाइटी में भी उनको रिस्पेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे करके उनके राइट्स लिए गए, उन्हें एजुकेशन भी नहीं मिलता था, उनकी इज्जत कम होती गई, सोसाइटी में उन्हें सेकेंडरी पोजीशन मिली। और ब्रिटिशर ने भी ऐसे एक्ट्स बनाए जिसके कारण लड़कियों की रिस्पेक्ट सोसाइटी में कम हो गई। उनमें से एक था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, एनैक्ट हुआ था 1793 में। इस एक्ट के अनुसार जिस भी इंसान के पास अपना खुद का बेटा नहीं होगा, मतलब अगर उसको बेटी होगी, तो ऐसे इंसान की जो भी ज़मीन होगी वो ज़मीन को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ले लेगी, ओवरटूक करेगी। और इसी के चलते वो लोग ने बहुत सारी ज़मीन अपने उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ला गई। और इसी कारण देखते हैं कि फीमेल फोर्टिसाइड का प्रमाण था वो बढ़ गया। अब लड़कियां लोगों को नहीं चाहती थी, मतलब उनको अगर बेबी गर्ल हुई तो मतलब उन्हें एज अ बर्डन ही लगने लगा।
अब उन्हें बस इतना ही उनकी दिमाग में था कि मतलब अभी लड़की हुई है, मतलब इतना खर्चा होगा, उसको पढ़ाओ लिखाओ वगैरह, इसीलिए ना गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती थी, ना उनको मैन के इक्वल राइट्स थे। और अपनी ज़मीन इस फॉरेन से आए हुए मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों दे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो भी इंसान थे वो अपनी बेटी की शादी अपने दामाद से करा देते थे और फिर उस दामाद के नाम पर ही वो ज़मीन ट्रांसफ़र कर देते थे। तो अब जो कि गिफ्ट्स वगैरह जो थे शादी के टाइम दिए जाते थे, अब वो एज अ गिफ्ट से ट्रांसफॉर्म हो गए थे एक कंपल्शन में, ज़ोर ज़बरदस्ती एक दबाव के अंदर आकर वो लोग अपनी खुद की प्रॉपर्टी एक दूसरे इंसान के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते, और इसी का चलते आगे जाके ये प्रैक्टिस एक सोशल इविल में एडवांटेज लेने लगे और फिर डावरी एज अ कंपल्शन सोसाइटी में प्रिवेल होने लगी। और डावरी प्रैक्टिस, जो डावरी के कारण हरासमेंट होती थी औरतों की और उसके फैमिलीज़, उनके पेरेंट्स की, तो इसीलिए इस हरासमेंट से बचने के लिए 1961 में हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ एनाक्ट किया जिसका नाम था डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब हम इसके लीगल प्रोविजंस देखेंगे। इसका सेक्शन 1 इसकी एप्लीकेबिलिटी बताता है कि ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और ये किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें हर रिलीजन की औरतों को डाउरी की प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट किया जाता है। सेक्शन 2 डाउरी का डेफिनेशन ये बताती है कि डाउरी में कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी प्रॉपर्टी मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, और उसको एक्सक्लूड भी किया है। मेहर और स्त्रीधन को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि स्त्रीधन उसका एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जिसको प्रोटेक्ट करता है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाला सेक्शन 14 में दिया गया है कि वो स्त्रीधन उसका ही प्रॉपर्टी होगा, उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। और मेहर को एक्सक्लूड किया है क्योंकि मेहर का कॉन्सेप्ट शरिया लॉ में आता है और मुस्लिम मैरिजेस जो निकाह होता है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज ही होता है, मतलब जिसमें कंसिडरेशन होता है मेहर मतलब, और हमें मालूम ही है कि मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए उनका मेहर का कॉन्सेप्ट इस लॉ में प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। और अगर कोई औरत डिवोर्स भी दे दे मुस्लिम्स में तो फिर वो मेहर भी रिटर्न करना पड़ता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। और डाउरी का टाइम भी दिया गया है सेक्शन में कि मतलब कब दी जाएगी, शादी के पहले, शादी के टाइम या शादी के बाद में भी। और ये डाउरी देगा कौन, तो डाउरी एक पार्टी से दूसरी पार्टी मतलब या फिर उसके पेरेंट्स देंगे। डाउरी एक्ट का सेक्शन 3 ये बोलता है, सेक्शन 3 कहता है पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी, कि जिसमें अगर कोई पर्सन या कोई पार्टी दहेज दे रही है या दहेज ले रही है या दहेज लेने देने में मदद कर रही है तो ऐसा इंसान जेल के लिए जिसको जेल हो सकती है जो कि एक्सटेंड होगी 5 साल तक, और उसको फाइन भी लगेगा 15,000 का। या फिर जो कोई भी चीज़ मतलब कि जैसे कार हो, बाइक हो या कोई और चीज़, तो इन सब का वो लोग एडिशन करेंगे और जो कोई भी अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट फाइन करी जाएगी। आगे सेक्शन 4 कहता है पनिशमेंट फॉर डिमांड ऑफ डाउरी, तो जो कोई भी इंसान डाउरी के लिए डिमांड करता हो उसको 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या फिर फाइन होगा 10,000 का। अब 1986 में अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में और तभी सेक्शन 4 ऐड किया गया था जो कहता है कि बैन ऑन एडवर्टाइजिंग, मतलब जो कोई भी पेपर में पब्लिश करे कि मेरा इतना साल का बेटा या बेटी है और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी वगैरह है, या फिर और जिसमें आगे वो लिखे कि मतलब मैं शादी करके इतनी प्रॉपर्टी वगैरह दूंगा, तो ऐसा जो कोई भी पब्लिश किया गया हुआ आर्टिकल हो, एडवर्टाइजमेंट हो, तो ऐसे एडवर्टाइज पर बैन होगा। और जो कोई भी ये पब्लिश करेगा उस इंसान को 6 महीने से लेके 5 साल तक की सज़ा होगी और उसको फाइन भी लगेगा जो होगा 15,000 का।
सेक्शन 5 कहता है एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। मतलब जो कोई भी एग्रीमेंट किया होगा घर वालों ने, मतलब अभी हम आपको इतना पैसा देंगे, या किसी की डिमांड करने पर वो बोल रहे कि अभी इतना देंगे, बाद में उतना देंगे, अभी हम लोग इतना नहीं दे सकते, पार्ट पेमेंट करेंगे, और इसीलिए वो कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट परचेस किया गया हो और उसके डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई ज़मीन वगैरह हो, प्लॉट हो, और उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो, सेल डीड वगैरह हो, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स का जो एग्रीमेंट पेपर्स वगैरह हो, तो ऐसे पेपर्स को वॉइड कहेगा एक्ट। सेक्शन 6 डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हायर्स। इसमें ये एक्ट ये कहता है कि अगर कोई औरत जिसको ये डाउरी मतलब कोई अगर गिफ्ट मिला हो, और अगर वो उसके लिए हो और पर उसे मिला ना हो, तो उसे वो डाउरी या फिर वो जो गिफ्ट वो सामान है वो रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर उसने जो टाइम फ्रेम है उसमें नहीं दिया गया हो, या फिर उसको वो गिफ्ट मिलने से पहले वो औरत की डेथ हो गई हो, तो फिर वो सारे जो भी गिफ्ट वो प्रॉपर्टी होगी वो किसको जाएगी। अगर उसके बच्चे हैं तो फिर वो बच्चे को जाएगी, और अगर उसके बच्चे ना हो और उससे पहले ही वो मर गई, तो फिर वो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो जाएगी उसके मॉम एंड डैड के पास रिटर्न। और यहाँ पर उन्होंने टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि अगर शादी होने के बाद मतलब 3 महीने बाद, या फिर कोई लड़की जिसकी मतलब उम्र मतलब 18 से कम है और उसका चाइल्ड मैरिज हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में 18 साल कंप्लीट होने के 3 महीने बाद उसको वो प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी। लेकिन अगर टाइम फ्रेम जो टाइम लिमिट दिया गया है उसके अंदर वो चीज़ें नहीं लौटाई, तो उस पर्सन पर फाइन लगेगी जो होगी 5,000 से लेके 10,000 की, और उसको जेल भी हो सकती है 6 महीने से लेके 2 साल तक की। या फिर जो प्रॉपर्टी है, जो सामान दिया गया है, मतलब फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कार, बाइक कुछ हो, उन सब का वो लोग अमाउंट ऐड करेंगे, और फिर जो टोटल अमाउंट आया हो उसको। सेक्शन 7 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, कि अगर डाउरी की केस आई तो कॉग्निजेंस कौन लेगा। तो ये सेक्शन कहता है कि डाउरी का केस सुमो मोटो नहीं लिया जाएगा। डाउरी का केस तभी रजिस्टर होगा कि मतलब जो अफेक्टेड पार्टी है, जो इस डाउरी से रिलेटेड कोई विक्टिम हो, वो खुद लड़की मतलब वो ब्राइड, या फिर उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, या तो किसी एनजीओ की मदद से वो पुलिस स्टेशन आकर वो केस रजिस्टर करेगी, और उसके बाद में इसका कॉग्निजेंस लेंगे जेएमएफसी और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 8 कहता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टन पर्पसेस एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ये जो डाउरी की केस है, ये डाउरी का ऑफेंस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसका मतलब है किसने भी डाउरी डिमांड की गई हो या डाउरी ली हो, तो ऐसा इंसान को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ये ऑफेंस है नॉन कंपाउंडेबल, मतलब जिसमें कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट इसमें नहीं होगी। सेक्शन 8A और 8B अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट कर दिए गए थे इस एक्ट में। सेक्शन 8 ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस। तो जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है क्रिमिनल केसेस में, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन दिखता है, जैसे कि पॉक्सो के केस में जो अक्यूज़ होता है उसको ही उसका गिल्ट वगैरह या फिर वो जो इनोसेंट्स है वो उसको प्रूव करना रहता है, वैसे ही इधर जो अक्यूज़ है जिस पर एलिगेशंस किए गए कि इसने डाउरी ली है, इसने डाउरी के लिए हरास किया गया है, तो ऐसे सारे एलिगेशंस झूठे हैं, ये उसी इंसान को प्रूव करने पड़ेंगे। सेक्शन 8B कहता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। तो ये डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और इनकी ड्यूटी ये होगी कि मतलब ये जो एक्ट के प्रोविजंस है उसको प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कि नहीं, ये सब उसको चेक करना पड़ेगा। और अगर कोई
और इस प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेशन में एक्ट कर रहा होगा तो उसे प्रिवेंट करना होगा, उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लेनी पड़ेगी। और जो कोई भी डाउरी लेने देने का प्रोसेस हो तो वो उस प्रोसेस को प्रिवेंट करना पड़ेगा। इन ऑफिसर्स की ये ड्यूटी भी है कि अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने हो। पुलिस ऑफिसर्स भी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हो सकते हैं, और ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनको असिस्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बोर्ड, इस एडवाइजरी बोर्ड में होंगे 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स, जिसमें कि 2 वुमेन्स का होना कंपलसरी दिया गया है, क्योंकि ये मैटर वुमेन से रिलेटेड ही होते हैं। जो भी केसेस होते हैं, डाउरी केसेस, डाउरी हैरेसमेंट, डाउरी क्रुएल्टी के, और इनका काम करने का जुरिस्डिक्शन वही होगा जो जुरिस्डिक्शन होगा उस डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का। मतलब जहाँ तक पुलिस का जुरिस्डिक्शन एक एरिया में, तो उस एडवाइजरी बोर्ड का भी जुरिस्डिक्शन उतना ही। अब हम डाउरी के रिलेटेड ऑफेंसेस को देखेंगे। पहला है डाउरी डेथ वगैरह। डाउरी डेथ का सेक्शन है सेक्शन 304B ऑफ IPC, और इसके कंपोनेंट्स ये है कि मतलब अगर कोई औरत शादी होने के 7 साल में अननेचुरल तरीके से उसकी मौत हो गई हो, और थोड़े बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हैं कि जो प्रूव कर सके कि मतलब वो सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी थी उसके हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, और उसको हरास किया जाता था डाउरी से रिलेटेड ही, तो ये कोर्ट एज्यूम करेगा कि ये डाउरी देती है, और फिर जो कोई भी उस केस में एक्यूज़ होगा उसको जेल हो सकती है 7 साल से लेके उम्र कैद की। आगे और एक ऑफेंस है सेक्शन 498 ऑफ इंडियन पीनल कोड। IPC में डाउरी से रिलेटेड क्रुएलिटी अगर हो उसके लिए भी सेक्शन दिया गया है, जो कि है सेक्शन 498A। सेक्शन 498 है लड़कियों को बचाता है डाउरी से रिलेटेड क्रुएल्टी हो, कि मतलब अगर उस पर फिज़िकल वायलेंस हुआ हो, उसको घर से निकाल दिया जा रहा हो, उसको स्टार्व किया जा रहा हो, खाना नहीं दे रहे हो, या उसको अब्यूज़ हो रहा हो, तो जो भी हस्बैंड और उसकी सिस्टर, उसकी माँ, ऐसे 3-4 लोग को इस सेक्शन के अंडर जेल हो सकती है, और वो एक्सटेंड होगी 3 साल तक के लिए। ये सेक्शन बहुत ही वाइडली मिसयूज सेक्शन कहा जाता है, मतलब एक इफ़ेक्टिव टूल मानते हैं औरतें इसको। लड़कों की फैमिली पर केस किए जाते हैं बहुत इजीली, क्योंकि इसके प्रोविज़न में दिया गया है कि अगर ये इस सेक्शन के अंडर केस कर दी तो जो हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स है वो सब चले जाएंगे जेल में। ये इतना ज़्यादा मिसयूज़ होता है, कई बार तो झूठी केसेस भी फाइल किए जाते हैं इस सेक्शन के अंडर, और इतनी सारी केसेस आई है कि जिसमें से आधे से ज़्यादा केसेस तो झूठी ही होती है। डाउरी के केसेस जो बनते हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे टॉर्चर किया है, डाउरी डिमांड की गई है, तो हस्बैंड और हस्बैंड की माँ, उसकी सिस्टर या कोई फैमिली मेम्बर जो मतलब दूर भी रहता हो उसको भी इस केस में वो लोग एक्यूज़ बना के प्रेजेंट कर देती है, और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन अब तक हमारे पास है नहीं, क्योंकि अगर ये केस फाइल कर दी गई सेक्शन के अंडर तो पुलिस आके सीधा अरेस्ट कर लेती थी, सीधा जेल में डाल देती थी। लेकिन ये बहुत मिसयूज़ होता था और इसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, तो इसलिए 2014 में जज ने कहा कि अब ऐसे जो केसेस आ रहे हैं सेक्शन 498 के अंडर, उन केसेस के लिए डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा, अब वो मजिस्ट्रेट के पास होके पहले प्रेजेंट होगी और बाद में वो लोग डिसाइड करेंगे कि अरेस्ट करना है कि नहीं। और जब भी कोई औरत केस फाइल करती है अपने हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के खिलाफ, तो सिर्फ एक केस नहीं होती है, एक एक्ट के अंदर की केस नहीं होती है, तो वो एक से ज़्यादा एक्ट्स लगाती है कि मतलब मुझे फिज़िकल वायलेंस हो रही है, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस केस हो रहा है, तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी निकाले जाते हैं कि ये औरतों को प्रोटेक्ट किया जाए।
कहीं ना कहीं गलती लीगल साइड से भी होती है कि जो जस्टिस का जो पारडा हम लोग बोलते हैं वो लड़कियों के साइड थोड़ा बेंड हुआ है, और इसमें बहुत सारे इनोसेंट मेल्स ने इनजस्टिस फेस किया है। कई सारे लड़के तो मतलब इस प्रॉब्लम के चलते इतने हरास होते हैं कि उनको सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता।